तो हम पहले जानते हैं ओपीएस के बारे में। ओपीएस था क्या, ओपीएस की डिमांड इतनी क्यों है? एक्चुअली ओपीएस में है क्या कि ओपीएस में जो भी कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही कंट्रीब्यूशन रहता है और इसमें एम्प्लॉय जो है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। वहीं अभी हम आगे देखेंगे कि एनपीएस में एम्प्लॉयज को लगभग 10% का कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। ये एक बड़ा इशू है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज ओपीएस की डिमांड करते हैं। और ये रिपील कब किया गया था? ये 1 जनवरी 2004 के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। क्या बताते हुए कि जो गवर्नमेंट है उसके पास इतना कॉर्पस, इतना फंड नहीं है जिससे कि वो एम्प्लॉयज को पेंशन दे सके। उन्होंने क्या कहा कि जो पेंशन है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, ग्रो कर रही है और एक अच्छे पेमेंट में कन्वर्ट होती जा रही है उन एम्प्लॉयज को जो जिनको ये पेंशन दी जा रही है। इसके वजह से क्या है कि गवर्नमेंट एक डेब्ट में चला जा रहा है और गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि कैसे ईयर आफ्टर ईयर ये पेमेंट इन फ्यूचर एज अ पेंशन एम्प्लॉयज को दी जाएगी। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया और इन्होंने एक प्लान किया कि कुछ ऐसा, कोई ऐसे फंड और कोई ऐसे स्कीम का इंतजाम किया जाए जिससे एक कॉर्पस, एक प्रॉपर फंड जमा हो एम्प्लॉयज के लिए और उसी फंड से उनको पेंशन दी जाए। अगर कोई फंड इकट्ठा नहीं होता था, कोई फंड मिलता नहीं था, तो इनको पेंशन दी कैसे जाती थी, किस रेशियो में, किस हिसाब से दी जाती थी? तो इसमें क्या होता था, जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज के जो लास्ट सैलरी वो ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है वो दिसंबर में रिटायर कर रहा है, तो दिसंबर में उसकी सैलरी कितनी बन रही है? मान लीजिए उसकी सैलरी एक ग्रॉस बन रही है 75,000। अब 75,000 में क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपका एचआरए होता है, आपका डीए हो जाता है, आपका टीए हो जाता है, आपका बेसिक पे होता है। ये सारे मिलके ये इनकी ग्रॉस सैलरी बनती है। तो इसका क्या था, ओपीएस में जो बेसिक पेमेंट था, इसका जो बेसिक पे एम्प्लॉय को मिल रही है प्लस जो उनको डीए मिल रहा है, इसका 50% इसका 50% इनका पेंशन बना दिया जाता था और इस 50% के साथ उनको एक डियरनेस रिलीफ भी दी जाती थी। ये डियरनेस रिलीफ साल में 2 बार इंक्रीज होता था, लगभग 3% हर बार ये इसको इंक्रीज किया जाता था। एक पॉइंट आता है इसमें जनरल प्रोविडेंट फंड का, जो ओपीएस था इसमें एक पॉइंट आता है जनरल प्रोविडेंट फंड का, जिसपे बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। ये जो जनरल प्रोविडेंट फंड है ये एक्चुअली इसका पेंशन से कोई लेना देना नहीं था। जीपीएफ जो है इसका पेंशन से कोई लेना देना नहीं था। ये एक ऐसा फंड था जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करते थे, अपने सैलरी से कुछ परसेंट डिडक्ट कराते थे और इसको अपने फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ने पे यूज करते थे या फिर अपने रिटायरमेंट के टाइम इसको पूरा का पूरा निकाल लेते थे। ये एक बहुत अच्छी स्कीम थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के फेवर की। इसमें अप्रोक्सीमेटली 8% के करीब क्या होता था, इनको इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन इसका फिर एक बार कह देता हूं कि पेंशन के साथ जीपीएफ का कोई भी लेना देना नहीं था। तो जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट के पास इस फंड को, इस पेंशन को देने के लिए कोई फ्यूचर प्लान नहीं था और कोई कॉर्पस नहीं था, कोई डिपॉजिट नहीं था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एनपीएस को इंप्लीमेंट किया इन 2004, ठीक है। और इसके लिए एक अथॉरिटी बना दी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए, ठीक है। तो ये जो एनपीएस था ये पीएफआरडीए के थ्रू इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। और इसका जो उस टाइम जो मेन ऑब्जेक्टिव इसका बताया गया था, ये बताया गया था इसको जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको टारगेट करके ये एनपीएस को लॉन्च किया गया है। क्यों उनके लिए, क्यों? क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं कि वो उन लोग आफ्टर 60 ईयर्स 65 ईयर्स रिटायर होते थे, लेकिन उनके पास उनके ओल्ड एज में उनके जीवन यापन के लिए कोई फंड या फिर कोई पेंशन जैसी कोई स्कीम नहीं थी जिससे वो अपने आगे की लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट प्रॉपरली सर्वाइव कर सके। लेकिन इससे गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज थे वो खुश नहीं रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें क्या था ना कि एम्प्लॉयज जो थे, अभी तक ओपीएस जो थी, ओपीएस में एम्प्लॉयज का 0% कंट्रीब्यूशन रहता था, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा और उनको एक अच्छा पेंशन मिलता था। लेकिन अब एनपीएस के बाद इनको क्या रहा, एम्प्लॉयज को 10% अपने सैलरी का कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। और जब शुरुआत हुआ था तो गवर्नमेंट भी इसमें 10% ऐड करती थी, कंट्रीब्यूट करती थी। लेकिन लेटर ऑन अभी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद गवर्नमेंट इसमें 14% कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन के वजह से, ये जो कंट्रीब्यूशन था 10% का, इसके वजह से एम्प्लॉयज को ये स्कीम समझ में नहीं आती थी। अब एक कंट्रीब्यूशन से जो अमाउंट, जो फंड बनता था, इस फंड को क्या करती है गवर्नमेंट, इस फंड को गवर्नमेंट वेरियस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में, ठीक है, वेरियस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में क्या करती है, इसको इन्वेस्ट कर देती है जिससे कि ये प्रॉपरली ग्रो करे और टिल द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन, ठीक है, उनके रिटायरमेंट के टाइम ये एक अच्छा अमाउंट बन सके। अब क्या, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट
जब रिटायरमेंट का टाइम आता है तो एम्प्लॉय क्या करता है, इसका कुछ पार्ट एम्प्लॉय विड्रॉ कर लेता है पेंशन का, एक लमसम अमाउंट विड्रॉ करता है, बाकी जो अमाउंट रहता है उसको एज अ रेगुलर इनकम और एज अ रेगुलर पेंशन के लिए उसको फिर से इन्वेस्ट कर देता है। ये अमाउंट कितना हुआ करता है, तो ये एट द टाइम रिटायरमेंट जो भी फंड बनता है उस फंड का 60% अमाउंट जो है एम्प्लॉय विड्रॉ कर लेता है, जो कि टैक्स फ्री रहता है, और बाकी का जो 40% रहता है उस एन्युटी यानी पेंशन के लिए इन्वेस्ट कर देता है, जिसपे टैक्स लगता है। लेकिन वही मैं जैसे पहले बताया कि ये एम्प्लॉय इससे खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय एम्प्लॉय को पहले ओपीएस में क्या मिलता था, उनको कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता था और उनको अच्छी पेंशन मिल जाती थी। वहीं इसमें जो एनपीएस है, इसमें एम्प्लॉयज को क्या था, 10% कंट्रीब्यूशन देना है, जो इनके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर था। चूंकि ये जो फंड्स थे उसको मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता था, और इसके कारण जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो फंड एम्प्लॉय को मिलना है, वो पूरा का पूरा उस टाइम का मार्केट क्या कह रहा है, मार्केट अप है डाउन है, इस चीज पर डिपेंड करता था कि उनको फंड कितना मिलना है। ठीक है, जिसके वजह से जो पे आउट होते थे, जो भी रिटायरमेंट के टाइम पैसे मिलने हैं, वो एक अनसर्टेन अमाउंट रहता था। हालांकि यही चीज अगर ओपीएस में देखी जाए तो ओपीएस में एक सर्टेन अमाउंट मिलता था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक चीज तो दिया गवर्नमेंट ने, ये बता दिया जो आपका बेसिक पे है उसका 50% एज अ पेंशन दिया जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें डिफरेंट था ओल्ड पेंशन स्कीम से। क्या? ओल्ड पेंशन स्कीम में जो लास्ट, जैसे मान लो आप दिसंबर में रिटायर हो रहा है कोई एम्प्लॉय, तो जो दिसंबर का बेसिक, जो दिसंबर की सैलरी है उसके बेसिक प्लस डीए का 50% मिलता है। लेकिन वहीं अगर यूपीएस की बात की जाए तो यूपीएस में क्या किया गया है, जो आपका लास्ट 12 मंथ्स, ठीक है, अगर आप मान लो दिसंबर में रिटायर हो रहे हो तो जनवरी से दिसंबर तक का जो आपका पेमेंट है उसका एवरेज किया जाएगा, और एवरेज के बाद जो भी बेसिक पे बनेगा उसका आपको 50% दिया जाएगा, उसका आपको 50% एज अ पेंशन मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यूपीएस में एक कंडीशन और दे दी गई है कि ये चीज कब मिलेगा आपको, जब आप 25 ईयर्स की सर्विस पूरी कर लेते हो, तब इस चीज की एश्योरिटी दी जाएगी कि आपको 50% आपके एवरेज सैलरी का, लास्ट ईयर के एवरेज सैलरी का मिलेगा। अन्यथा ये चीज आपको जो 50% है, ये 50% ना मिलके आपको कितनी मिलेगी, 10,000 की एश्योरिटी दी गई, 10,000 रुपए दी गई है, 10,000 रुपए मिलेंगे। और ये 10,000 कब मिलेंगे, अगर आप मिनिमम 10 साल की सर्विस पूरी करते हो, तब आपको एश्योर किया जा रहा है कि 10,000 की सैलरी, 10,000 की मिनिमम पेंशन आपको तभी मिलेगी। इसमें फैमिली पेंशन की बात की गई है। ये जो एम्प्लॉय है उसके डिमाइस के बाद फैमिली को कितनी पेंशन मिलेगी, तो जो भी पेंशन उस एम्प्लॉय को मिल रहा है, उस रिटायर्ड एम्प्लॉय को जो भी पेंशन मिल रहा है, उसका उसका कितना, उसका 60% उस फैमिली को दी जाएगी। अब जैसे ओपीएस में क्या था, ओपीएस में जो इनको पेंशन दी जाती थी उसमें क्या था, जो बेसिक पे का 50% क्या था, बेसिक पे प्लस डीए का 50% देते थे, और उस पे क्या, एक डीआर ऐड करते थे, उस पे डियरनेस रिलीफ ऐड करते थे। वो चीज आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगी यूपीएस में। लेकिन इसमें ये एक चीज का एश्योरेंस दिया गया है कि जो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार जो डियरनेस रिलीफ रहेगी वो इनको टाइम टू टाइम दी जाएगी। ये इसमें फिक्स नहीं किया गया है कि ये आपको साल में 2 बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार कब दी जाएगी। ये जब इनको लगेगा कि हाँ अभी जरूरत है, अभी जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डिमांड कर रहा है कि हाँ कुछ डियरनेस रिलीफ दी जाए, तब देंगे, जिसका कोई एश्योरिटी नहीं है। अच्छा, इसमें जो लमसम पेमेंट मिलता है सुपर एनुएशन के टाइम मिलने की बात कही गई है, वो क्या कही गई है कि इसमें जो आपकी टोटल सर्विस है, क्या, जो आपकी टोटल सर्विस है उसमें हर एक 6 मंथ को, क्या, हर एक 6 मंथ को इन लोग क्या करेंगे, एक यूनिट काउंट करेंगे, और टोटल कितने यूनिट होंगे, मान लीजिए आप 30 ईयर्स की आप सर्विस कर रहे हो, ठीक है, तो इसके टोटल यूनिट कितने हुए, 60 यूनिट्स हो गए। अब इस 60 यूनिट्स में आपके जो आपने लास्ट पेमेंट ड्रॉ किया है, जो आपने लास्ट पेमेंट ड्रॉ किया है, जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लो आप 1,00,000 रुपए आपने लास्ट पेमेंट ड्रॉ किया है, ठीक है, तो इस पेमेंट का 1/10 जो होगा ये इस यूनिट्स में
मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मतलब अगर मान लो कि आप 1 लाख पेमेंट आप लास्ट में ड्रॉ कर रहे हो, तो 1/10 उसका कितना हो जाएगा? 10,000। कितना हो गया? कितना हुआ? 10,000 हुआ 1/10 का। और इसमें आपकी जो सर्विस है 60 यूनिट्स जो हो रहा था, वो मल्टीप्लाई करके आपकी ग्रेच्युटी बनेगी, जो लगभग मान लीजिए कि 6 लाख के करीब तब आपकी ग्रेच्युटी बनेगी। और यही चीज आपकी ओपीएस में क्या थी? इसमें ये था कि अगर आप 35 ईयर्स की सर्विस पूरी करते हो तो आपकी जो ग्रेच्युटी अमाउंट है वो मिनिमम 25 लाख फिक्स थी। ठीक है।